कॉलिंग बेल की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुबह सुबह शांतनु ने दरवाज़ा खोला, सामने एक पुराना से ब्रीफकेस लिए गांव के मास्टर जी और उनकी बीमार पत्नी खड़ी थी। मास्टर जी ने चेहरे के हाव भाव से पता लग रहा था कि उन्हें सामने देख शांतनु को जरा भी खुशी का एहसास ना हुआ है। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे सर, आप दोनों बिना कुछ बताए अचानक से चले आए। अंदर आइए। मास्टर साहब ब्रीफकेस उठाए अंदर आते हुए बोले, हाँ बेटा, अचानक से ही आना पड़ा। मास्टर ने साहब बीमार है, पिछले कुछ दिनों से तेज फीवर उतर ही नहीं रहा, काफ़ी कमज़ोर हो गई है। गांव के डॉक्टर ने दिल्ली में अविलंब दिखाने की सलाह दी। अगर तुम आज ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़रा वहाँ नंबर लगाने में मदद कर सको तो। नहीं नहीं, छुट्टी तो ऑफिस से मिलना असंभव सा है, बात काटते हुए शांतनु ने कहा। थोड़ी देर में प्रिया ने भी अनबने ढंग से 2 कप चाय और बिस्किट उन दोनों बुजुर्गों के सामने टेबल पर रख दिया। सानिया सोकर उठी तो मास्टर जी और उनकी पत्नी को देखकर खूब खुशी से चहकते हुए दादू दादी बोलकर उनसे लिपट गई। दरअसल 6 महीने पहले जब शांतनु 1 सप्ताह के लिए गांव गया था तो सानिया ज़्यादातर मास्टर जी के घर पर ही खेला करती थी। मास्टर जी निसंतान थे और उनका छोटा सा घर शांतनु के गांव वाले घर से बिल्कुल सटा था। बूढ़े मास्टर साहब खूब सानिया के साथ खेलते और मास्टरनी साहिबा बूढ़ी होने के बावजूद दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सानिया को खिलाती रहती थी। बच्चे के साथ वो दोनों भी बच्चे बन गए थे। गांव से दिल्ली वापस लौटते वक्त सानिया खूब रोई। उसके अपने दादा दादी तो थे नहीं, मास्टर जी और मास्टरनी जी मैं ही सानिया दादा दादी देखती थी। जाते वक्त शांतनु ने घर का पता देते हुए कहा कि कभी भी दिल्ली आए तो हमारे घर जरूर आए, बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बुजुर्ग की आंखों से सानिया को जाते देख आंसू गिर रहे थे और जी भर भर आशीर्वाद दे रहे थे। कुल्ला करने जैसे ही मास्टर जी ने बेसिन के पास आए, प्रिया की आवाज़ सुनाई दी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इनको अपना पता देने की? दोपहर को मेरी सहेलियाँ आती है, उन्हें क्या जवाब दूंगी? और सन्या को अंदर ले आओ, कहीं बीमार बुढ़िया मास्टरनी की गोद में बीमार न पड़ जाए। शांतनु ने कहा, मुझे क्या पता था कि सच में आ जाएंगे। रुको, किसी तरह इन्हें यहाँ से टकराता हूँ। दोनों बुजुर्ग यात्रा से थके हारे और भूखे आए। सोचा था बड़े इम्तिनान से शांतनु के घर चलकर सबके साथ आराम से नाश्ता करेंगे। इस कारण उन्होंने कुछ खाया पिया भी ना था। आखिर बचपन में कितनी बार शांतनु ने भी तो हमारे घर खाना खाया है। उन्होंने जैसे अधिकार से उसे उसकी पसंद के घी के आलू पराठे खिलाते थे। इतना बड़ा आदमी बन जाने के बाद भी शांतनु उन्हें वैसे ही पराठे खिलाएगा। सानिया मम्मी की तेज आवाज़ सुनकर डरते हुए सानिया अंदर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही शांतनु हॉल में उनसे मिलने आया तो देखा चाय बिस्कुट वैसे ही पड़े हैं और वो दोनों जा चुके हैं। पहली बार दिल्ली आए दोनों बुजुर्ग किसी तरह टैक्सी से पहुँचे और भारी भीड़ के बीच थोड़ा सुस्ताने एक जगह ज़मीन पर बैठ गए। तभी उनके पास एक काला सा आदमी आया। उनके गांव का नाम बताते हुए पूछा, आप मास्टर जी और मास्टरनी जी है ना? मुझे नहीं पहचाना, मैं कालू, आपने मुझे पढ़ाया है। मास्टर जी को याद आया, ये बटेस्टर हरिशंकर का लड़का कल्लू है। बटेसर नाली और मेला साफ करने का काम करता था। कालू को हरिजन होने के कारण स्कूल में आने पर गांव वालों को एतराज़ था, इसीलिए मास्टर जी शाम में 1 घंटे कालू को चुपचाप उसके घर पढ़ा आया करते थे। बोले, मैं इस अस्पताल में 4th वर्गीय कर्मचारी हूँ। साफ सफाई से लेकर पोस्टमार्टम रूम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर तुरंत उनका
बिप्र सर पर उठाकर अपने एक रूम वाले छोटे से क्वार्टर में ले गया। रास्ते में अपने साथ काम करने वाले लोगों को खुशी खुशी बता रहा था, मेरे रिश्तेदार आए हैं, मैं इन्हें घर पहुंचा कर अभी आता हूँ। घर पहुंचते ही पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने भी खुशी खुशी तुरंत दोनों को पैर छुए। फिर सब मिलकर एक साथ गर्मा गर्म नाश्ता किया। फिर कालू की छोटी सी बेटी मधु बुजुर्ग के साथ खेलने लगी। कालू बोला, आप लोग आराम करें, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत ही हूँ। फिर कालू अस्पताल में नंबर लगा आया। कालू की माँ नहीं थी, बचपन से ही। मास्टर साहब का नंबर आते ही कालू हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोला, ज़रा अच्छे से इनका इलाज करना डॉक्टर साहब, ये मेरी बुरी माई है। सुनकर बुरी माँ ने आशीर्वाद की झड़ियाँ लगाते हुए अपने कांपते हाथ कालू के सर पर रख दिए। वो बांझ औरत आज सचमुच माँ बन गई थी। उसे आज बेटा मिल गया था और उस बिन माँ के कालू को भी माँ मिल गई थी।